हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है, आप वीडियो को रोक करके इसे करने का प्रयास करिए। अगर ये आपसे हल हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपसे नहीं हल हो रहा है तो मैं इस प्रश्न को आपको हल करके समझा रहा हूँ, आप इसे समझ लीजिए ताकि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसे अच्छे से कर ले जाएं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके स्क्रीन पर जो ये प्रश्न दिख रहा है इसे हम लोग पढ़ते हैं। 9 आई तथा 4 आई तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी ज्ञात कीजिए जब तरंगे, पहला है कला संबद्ध तथा दूसरा कला असंबद्ध हो। अब ये प्रश्न इतना छोटा सा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसे हम लोग समझेंगे। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, ज्ञात है क्या क्या दिया है। I1 आप मान लेंगे कि पहले प्रकाश तरंग की जो तीव्रता है वो है I1 और उसका मान कितना है 9I। ठीक है, और दूसरे प्रकाश तरंग की तीव्रता है I2 और उसका मान कितना है 4I है। अब इसके हल को हम लोग करेंगे, तो हल कैसे होगा। तो जो पहला बोल रहा है कि जब तरंगे कला संबद्ध हों तब आप निकालिए कि परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो कला संबद्ध जब होगा, अर्थात ये कला संबद्ध जो शब्द है ना, यही बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कला संबद्ध शब्द का मतलब क्या होता है कि ये जो इन तरंगों के बीच में, मान लो कि तरंगे जैसे यहाँ व्यतिकरण जब होता है तो यहाँ से तरंग चली और यहाँ से तरंग चली और इस स्थान पर आती है, और यहाँ पर जब इन दोनों तरंगों के बीच में कलांतर जब नियत होता है, यानी कलांतर समय के साथ जब परिवर्तित नहीं होता है, तो हमें यहाँ पर व्यतिकरण वाले पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, कहीं पर मैक्सिमा कहीं पर मिनिमा इस तरह से मिलता है। लेकिन अगर वो संबद्ध नहीं होगा, यानी कि अगर कला में अंतर जो है, यानी कलांतर जो है हर एक स्थान पर यहाँ पर्दे पर, अगर वो समय के साथ नियत नहीं रहेगा तो आपको व्यतिकरण पैटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यतिकरण पैटर्न मिलने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही होती है कि जो कला जो स्रोत हैं, तरंग स्रोत दोनों, वो कैसे हों, कला संबद्ध हों। ठीक है, यानी ये जो प्रश्न है, प्रश्न का पहला भाग, जब तरंगे कला संबद्ध हों अर्थात तरंगों के बीच कलांतर नियत रहे, यानी ये आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर तरंगों का व्यतिकरण हो जाएगा ना तो इसका जो परिणामी तीव्रताएं कितनी आएंगी, यही पूछ रहा है। तो इस स्थिति में दो प्रकार से व्यतिकरण हो सकता है, दो प्रकार की तरंगें आ सकती हैं। तरंगों के जो तीव्रताएं कौन कौन सी, पहली है अधिकतम तीव्रता। अधिकतम तीव्रता किस में आएगी, समपोषी व्यतिकरण में। ठीक है, और दूसरी है न्यूनतम तीव्रता, वो किस में आएगी, यहाँ पर देखिए न्यूनतम तीव्रता वो आएगी विनाशी व्यतिकरण में, जिसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और इसको संपोषी वाले को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इस स्थिति में जब ये कला जब ये जो है स्रोत जो है कला संबद्ध हैं, तरंगे जो है कला संबद्ध हैं अर्थात कलांतर नियत है, तब संपोषी व्यतिकरण हेतु अधिकतम तीव्रता का जो सूत्र होता है आई मैक्स, वो बराबर होता है आई मैक्स बराबर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर I1 का मान 9I, I2 का मान 4I, इन दोनों को ले जा करके यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर √9I हो गया, यहाँ पर √4I हो गया, और यहाँ पर √9 का मान 3 हो जाएगा और बाकी बचेगा √I, तो यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 3 √I हो गया और यहाँ पर 2 √I हो जाएगा, क्योंकि ये 4 √4I है। ठीक है, √4I है। अब यहाँ पर इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 √I आ जाएगा। अब 5 √I का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 25I हो जाएगा। तो एक तो ये हो सकती है परिणामी तीव्रता, जब इनके बीच में कैसा हो, संपोषी व्यतिकरण हो। क्लियर है। और अगर मान लो इनके बीच में विनाशी व्यतिकरण होता है तो न्यूनतम तीव्रता कितनी आएगी, उसका सूत्र क्या होता है, आई मिनिमम बराबर √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर होता है। अब I1 के जगह पर 9I रखेंगे और I2 की जगह पर 4I रखेंगे, इसको हल करेंगे जब तो ये 3 √I माइनस 2 √I आ जाएगा, यानी √I का होल स्क्वायर,
यानी कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये जो दोनों तीव्रताएं आई हैं परिणामी, ये किस में हैं, जब ये जो तरंगे हैं कला संबद्ध हैं। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है, जब तरंगे असंबद्ध होती हैं, यानी असंबद्ध होने का क्या अर्थ है, अर्थात उनके बीच किसी बिंदु पर जहाँ पर वे मिल रही होती हैं वहाँ पर कलांतर जो होता है वो समय के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है। अब जो कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा तो जो परिणामी तीव्रता है उसका भी मान लगातार बदलता रहेगा। अब जब वो लगातार बदलता रहेगा तो जो नेट तीव्रता आती है वो उन दोनों ही तीव्रताओं का सिंपल योग होती है। ठीक है। यानी इस केस में जो परिणामी तीव्रता आएगी जब वे तरंगे असंबद्ध होंगी तो वो कितनी आएगी, आई बराबर आई वन प्लस आई टू हो जाएगी। इससे हम लोग आई बराबर कितना लिख लिए, आई वन की जगह 9i और आई टू की जगह 4i, 9i और 4i जुड़ करके कितना बन गया, 13i बन गया। अब यहाँ पर इस वाले नोटेशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मैंने इसके परिणामी तीव्रता को आई लिखा है, यहाँ पर मैं इसको आई डैश कर देता हूँ, यहाँ आई डैश, जस्ट टू मेक अ डिफरेंस। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आगे से ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप उसे अच्छे से कर ले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है। अब इसे हम लोग देखते हैं। तो एक काम करिए, फिर से वीडियो को रोक लीजिए और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। अगर आपसे ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके हल को समझ लीजिए ताकि ऐसा प्रश्न जब आए तो आप उसे अच्छे से हल कर पाएँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो भाग है कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, तो ये एक तरह से थियरी का पोर्शन हो गया। ठीक है। जिसे हम लोग जो निगमन की लेक्चर सीरीज है, या फिर ये निगमन में भी नहीं आएगा। ठीक है। ये थियरी का पोर्शन है। इसके बाद जो है वो है सवाल आपका न्यूमेरिकल है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मिलीमीटर है। तो अभी हम लोग समझे हैं कि व्यतिकरण के लिए, यानी यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण के लिए दोनों जो स्रोत हैं वो कैसे होना चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दिया है, 2 मिलीमीटर है, और पर्दे के बीच की दूरी कितना है, 1.5 मीटर है। तो यंग का जो द्विच्छिद्र प्रयोग होता है उसमें क्या होता है कि एक स्रोत होता है जो एक वर्णी प्रकाश का स्रोत होता है। ठीक है। इसके आगे क्या होता है, दो स्लिट यानी कि दो छिद्र होते हैं इस तरह से, यानी एक जो है लेयर रहेगी उसके अंदर दो ऐसे छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं। ठीक। और ऐसे किया जाता है कि इसकी यहाँ से एस से पहले वाले की दूरी और एस से दूसरे वाले की दूरी दोनों बराबर रहे। ठीक। उसके बाद क्या किया जाता है, इसके आगे एक पर्दा लगाया जाता है। अब होता क्या है कि जब तरंग यहाँ से चलती है तो यहाँ से ये एक नए स्रोत का कार्य करता है और ये वाला भी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत से, और यहाँ पर पर्दे पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलने लगता है। ठीक है। यानी कि व्यतिकरण होता है और हमें अधिकतम और न्यूनतम जो है तीव्रताएं मिलने लगती हैं। अब इसमें ये जो दोनों छिद्र हैं, इन्हीं छिद्रों के बीच की दूरी क्या बोल रहा है, 2 मिलीमीटर है, और इस दूरी को हम लोग फॉर्मूले में स्मॉल डी से दिखाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, डी बराबर, यानी स्मॉल डी बराबर 2 मिलीमीटर लिख लिया। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि पर्दे के बीच की दूरी, अब यहाँ पर पर्दा कौन सा होता है, ये वाला होता है जिस पर व्यतिकरण के पैटर्न हमें प्राप्त होते हैं। अब इस पर्दे के बीच की दूरी ये बोल रहा है, ये कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है। यानी इसको जो भी फार्मूला जो होता है उसमें हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं, कैपिटल डी से दिखाते हैं। अब कैपिटल डी स्मॉल डी को आप कैसे पहचानेंगे, तो ये समझिएगा कि जो ये कैपिटल डी होता है ये इसकी तुलना में बड़ा होता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सा वाला कैपिटल डी से प्रदर्शित करना है और किस वाले को स्मॉल डी से प्रदर्शित करना है। ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त हो इसमें, यहाँ पर मैंने अभी बात किया ना, यहाँ पर जो ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर जो ये प्रकाश स्रोत है ये एक वर्णी होना चाहिए, यानी एक रंग का होना चाहिए। ठीक। एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त हो तो फ्रिंज चौड़ाई, अभी आपसे पूछ कर रहा है, फ्रिंज चौड़ाई पूछ रहा है, फ्रिंज चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है। और क्या बोल रहा है, केंद्र से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक। ये पूछ रहा है आपसे, यानी इसमें अब इसको आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे वो देखिए तरीका, ज्ञात है। अब ज्ञात है में आप इस तरह से फिगर बना लीजिए,
जो भी फिगर होता है इसका। उसके बाद आप जो भी संकेत होते हैं, जैसे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए लैम्डा से उसको दिखाते हैं, तो लैम्डा बराबर जो दिया है मान उसको लिख लीजिए। और आप लगे हाथ क्या कर लिया करिए, आप उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करिए। यहाँ पर एसआई यूनिट क्या होती है, लंबाई की यानी कि तरंगदैर्घ्य की मीटर होती है, तो इसलिए मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर देख लीजिए। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो 2 मिलीमीटर दिया था इसको भी मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है 10⁻³ से गुणा करके। और यहाँ पर डी तो मीटर में दिया ही है। अब इसमें देखिए क्या ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमें ज्ञात करना है फ्रिंज की चौड़ाई, और दूसरा हमें ज्ञात करना है तीसरी अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। अब इसे हम लोग हल करते हैं। तो हल करने का क्या तरीका है भाई, सिंपल है। हमें जो डेटा दिया है और जो पूछ रहा है उसके बीच के रिलेशन को याद करना होता है कि भाई उसके बीच में क्या संबंध हमें याद है, कौन सा फार्मूला उसमें लगेगा। तो ये देखिए फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल डी लैम्डा बटे में डी। अब इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा वाला ऊपर रहेगा, कैपिटल वाला ऊपर रहेगा कि स्मॉल वाला ऊपर रहेगा। तब आप ये देखिए ये क्या पूछ रहा है आपसे, फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है। तो ये बताइए चौड़ा कौन है, ये बड़ा वाला ज़्यादा चौड़ा है या ये छोटा वाला ज़्यादा चौड़ा है। इस तरह से दिमाग में एक ट्रिक बना लीजिए कि ये बड़ा वाला ज़्यादा चौड़ा है इसलिए ये ऊपर रहेगा और ये छोटा वाला नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसमें फार्मूला है W बराबर कैपिटल डी लैम्डा बटे में स्मॉल डी। अब यहाँ पर हम लोग मानों को रख देंगे। कैपिटल डी का मान कितना था, देखिए 1.5 मीटर था, हमने यहाँ पर 1.5 मीटर रख दिया। उसके बाद इसका जो लैम्डा का मान 6×10⁻⁷ मीटर है उसको रख दिया, बटे में स्मॉल डी का मान 2×10⁻³ मीटर है उसको भी रख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इस 2 से इसको काट देंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1.5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 10 यहाँ पर +3 बन जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पर 1.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ पर घातें समान हैं 10 तो इसलिए इनकी जो है जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, -7 और 3 जुड़ जाएगा तो -4 बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इस दशमलव को थोड़ा आगे ले गया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर 10 से अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 0.45 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁴ इसी चीज़ को। अब ये हल होने के बाद क्या आ जाएगा, 0.45 इंटू 10⁻⁻³ आ जाएगा, ठीक है। और 10⁻³ जो होता है मीटर वो कितनी मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसलिए W का मान कितना हो जाएगा 0.45 मिलीमीटर हो जाएगा। ये क्या आ गई आपकी फ्रिंज चौड़ाई आ गई है। तो देख लीजिए इसको एक बार फिर से, ये है फ्रिंज चौड़ाई निकालने का तरीका। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा था, वो तीसरे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति केंद्र से पूछ रहा है। तो एममी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति जो केंद्र से होती है उसका सूत्र होता है XM बराबर m-1/2 इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर भी जो स्थिति भी है वो भी उसमें भी ये जो कैपिटल D है यही ऊपर आएगा, क्लियर है। इस पर आप ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि अगर आप फार्मूला गलत लिख देंगे ना तो आप गलत हल करके भी आ जाएंगे, ठीक है। फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अतः क्या हो जाएगा, तीसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति x3 का मान क्या होगा, तो m के जगह क्या रखेंगे 3 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एमवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बराबर XM है और m के जगह पर यहाँ पर इस तरह से हम लोग 3 रख दिए हैं, ठीक। तो x3 बराबर 3 - 1/2 इंटू लैम्डा का मान 6 इंटू 10⁻⁷ है, 6×10⁻⁷ गुणे डी का मान 1.5 कैपिटल डी वाले का बटे में स्मॉल डी का मान। अब इसको हम लोगों ने हल किया है तो यहाँ पर देखिए कैसे किया है, 2 3 6 और 6 में से 1 गया है 5, तो ये 5/2 हो गया, इंटू इसको 2 से काट दिया 3 बार तो यहाँ पर 3 आ गया, इंटू ये इसका 1.5 यहाँ पर 1.5 है, और यहाँ पर क्या बचा था 10⁻⁷, 10⁻⁷ हो गया, और ये 10⁻³ ऊपर चला गया तो 10⁻+3 हो गया। अब यहाँ पर इसको हल करिए तो यहाँ पर ये 2.5 लिख दिया इसको, और यहाँ 3, यहाँ 1.5, यहाँ 10⁻⁴ बचा, इसको हल किया 7.5 हो गया, यहाँ 25 थे 75, 7.5 हो गया, यहाँ 1.5 है बड़े 10⁻⁴। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 11.25 आ जाएगा गुणे 10⁻⁴। अगेन जैसे मैंने पिछले वाले में किया था, यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर मैंने इस दशमलव को यहाँ पर आगे लगाया था और 10 से इसमें गुणा कर दिया था, वही काम मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने दशमलव को एक आगे खिसका दिया और यहाँ पर क्या कर दिया
10 से इसमें गुणा किया तो क्या हो गया, 10 के घाते -3 हो गया। और 10 के घाते -3 अभी ये मीटर में है ना, सारा कुछ कैलकुलेशन मीटर में हो रहा है, इसका भी मान मीटर, इसका भी मान मीटर, इसका भी मान मीटर, तो इसलिए ये मीटर में आया है। अब इसको हम लोग मिलीमीटर में क्या लिख सकते हैं, सिंपली यहाँ 10 के घाते -3 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर, यानी कि 1.125 मिलीमीटर क्या हो जाएगी, तीसरे अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये जो प्रश्न है इसका हल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। और वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताना, ठीक है।